साथियों नमस्कार, मैं विक्की सिंह भारद्वाज अपने YouTube चैनल भारद्वाज एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित मॉडल पेपर साइंस मैथ सारे सब्जेक्ट का आयोजित मॉडल पेपर आयोजित कर दिया गया है, जिसमें हम लोग आज साइंस विज्ञान का मॉडल सेट 1 देखेंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित है। उसकी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास जैसे आप समझ रहे हैं कि साइंस को समझे रटे नहीं, साइंस को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक अधिक है? निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक अधिक है? क्वेश्चन 1 ऑप्शन है हमारे पास हवा, बी में है हीरा, सी में है सीसा, 4 में है जल। ए में हवा, हीरा, सीसा, जल। किसका अपूर्णांक? तो हम सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि अपूर्णांक होता क्या है। अपूर्णांक को हम लोग सूचित करते हैं n से। n बराबर होता है, अपूर्णांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल को हम डिनोट करते हैं c से और माध्यम में प्रकाश की चाल को सूचित करते हैं c बट्टा n। n बराबर हो जाता है, अपूर्णांक निकालने का सूत्र हो जाता है C/Cm, मतलब शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि हम इसको निकालेंगे कैसे। सपोज दैट हम जानते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है, कांच का मतलब शीशा, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका अपूर्णांक अगर निकालना है तो अपूर्णांक बराबर हो जाएगा n बराबर हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल एक ही होती है। शून्य में प्रकाश की चाल होती है, मतलब c का जो वैल्यू शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किस माध्यम का निकालना है हमको? कांच माध्यम का हो सकता है, हवा माध्यम हो, जल माध्यम हो, हीरा माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो। तो कांच माध्यम का निकालना है तो कांच माध्यम का हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड, 3 2 5 0 से 5 0 और 3/2। तो n बराबर हो जाएगा 3/2 को आप करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 1.5। तो 1.5 किसका अपूर्णांक निकला? कांच का। तो यह अपूर्णांक निकालने का सूत्र होता है। यह अपूर्णांक हम कहते हैं किसको? तो अपूर्णांक, यहाँ से 3 चीजें क्लियर हो जाती है। एक तो किसी माध्यम का आप अपूर्णांक निकाल सकते हैं। दूसरा बात कि अपूर्णांक होता क्या है, अपूर्णांक कहते किसको हैं? तो अपूर्णांक कहते हैं शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कि निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है? जैसा कि आप जानते हैं, अगर हवा का अपूर्णांक आप निकालेंगे तो हवा का अपूर्णांक होता है 1.0003, हीरा का अपूर्णांक होता है 2.42, शीशा का अपूर्णांक अभी निकाले 1.5, शीशा का अपूर्णांक 1.5 और जल का अपूर्णांक होता है 1.3। तो किसका अपूर्णांक अधिक है? तो सबसे अधिक है हीरा का अपूर्णांक और सबसे कम है हवा का अपूर्णांक। सबसे अधिक हीरा का अपूर्णांक। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसका अधिक है? तो अधिक हो जाएगा हीरा का अपूर्णांक। देखते हैं बच्चों सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आप समझे कि अवतल दर्पण हम कहते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम लोग अवतल को एक और नाम से जानते हैं, इसको अपसारी के नाम से भी जानते हैं, अपसारी भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण या अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण या अपसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण की 2 चीजें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये दोनों ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब माइनस भी होती है, ऋणात्मक होती है।
क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बात करेगा उत्तल का तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, चाहे वो अपसारी लेंस हो या अपसारी लेंस हो। मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। तो 2 ऑप्शन नंबर बी जो है, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दाढ़ी बनाने में, जैसा कि आप लोग पढ़े भी हैं, तो दाढ़ी बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। इसका अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी जो है ऑप्शन नंबर मेरा सही है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं चिकित्सा में, चिकित्सक क्षेत्र में डॉक्टर भी अवतल दर्पण से बने लेंस का उपयोग करता है, जैसे आँख कान नाक दांत को देखने के लिए। या आप गाड़ी के हेडलाइट में भी, गाड़ी बस जो भी हो उसके हेडलाइट का जो बल्ब होता है हेडलाइट में, उस बल्ब में भी कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन है मेरा एक उत्तल, एक अवतल, एक समतल। तो सबसे बड़ी बात ये इसका आंसर जो हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे गाड़ी के हेडलाइट में, हजामती के रूप में, हजामती मतलब दाढ़ी बनाने के रूप में, और उसके अलावा इसका उपयोग चिकित्सा के रूप में भी हम लोग करते हैं। देखिए अब उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक ऑप्शन है मेरा समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में आप जानते हैं, समतल दर्पण जो घर में हमारे पास जो ऐनक होता है फेस देखने के लिए, वो हमारा बना होता है समतल दर्पण। तो 4 का ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ी के हेडलाइट में और हजामती के रूप में या चिकित्सा के रूप में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है बच्चों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होती है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात 1 बराबर होता है r/2। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, आधी माने 1/2, तो उसकी r की आधी अर्थात 1 बराबर हो जाता है, 1 बराबर हो जाता है r/2। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसा कि हम लोग अभी देखे थोड़ा देर पहले पिछले क्वेश्चंस में कि अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। तो क्वेश्चन है हमारा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, तो आंसर हो जाएगा मेरा उत्तल लेंस, ऑप्शन बी, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा, समझ लीजिए बात कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, कम होगा, जो भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य कम होता है। ऑप्शन है ए पीला, बी बैगनी, सी लाल और डी हरा। सी लाल, डी है हरा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, कम होगा, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कम हो जाता है। अगर बात करेगा तरंगदैर्घ्य का, समझ लो, अगर बात करेगा तरंगदैर्घ्य का बात करेगा तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम। तरंगदैर्घ्य की बात अगर करेगा तो लाल का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है विचलन करके कि किस कलर का, किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो विचलन सबसे कम होगा लाल का विचलन हो जाएगा कम और बैगनी का विचलन हो जाएगा अधिक, बैगनी का विचलन अधिक। तो क्वेश्चन था हमारा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो सबसे कम है हमारा बैगनी का, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
अगर तरंगदैर्घ्य का बात करेगा तो बैगनी का कम, लाल का अधिक। अगर विचलन का बात करेगा तो बैगनी का अधिक, लाल का कम। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना, क्वेश्चन नंबर 8, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। एक ऑप्शन है मेरा प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा राइट आंसर है, प्रकाश का अपवर्तन। कहते किसको है बच्चों, तो पता ही है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किसी माध्यम में जाकर मुड़ जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं, तो परावर्तन जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर वापस लौट जाए उसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं, तो जो प्रकाश चारों ओर फैल जाती है किसी माध्यम में पड़ के जब फैलने लगे, स्कैटरिंग करने लगे, तो उसको बोलेंगे प्रकाश का परिकिरणन। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है मेरा वायु में, निर्वात में, वायु में, निर्वात में, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों में, इनमें से कोई। सबसे पहले बात समझो कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इससे थोड़ा कम होता है वायु में, तो सबसे अधिक है निर्वात में। तो यहाँ आप ऑप्शन ए और बी मारकर गलत नहीं कर लो, क्योंकि ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सबसे अधिक होता है निर्वात में और इससे थोड़ा कम होता है हवा में। इसलिए लोग मान लेता है कि निर्वात में चाहे हवा में प्रकाश की चाल जो होती है उससे होता है, लेकिन सबसे अधिक किसमें होती है, तो सबसे अधिक होती है निर्वात में। क्वेश्चन 11 है बच्चों कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो जल संयंत्र, जल में लगा होता है टर्बाइनर, और जल में पहले से होता है स्थितिज ऊर्जा। जल में पहले से है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से वो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से वो बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में। अब बात समझिए, यांत्रिक ऊर्जा से वो बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से बदल जाएगा। जल में पहले से कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद वो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, तब बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो किस ऊर्जा को बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। अर्थात क्वेश्चन 10 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 देखे नहीं है, देख लेते हैं। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी जो हो जाएगा वो। क्वेश्चन ये 10 नहीं, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 से छूटा था कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, बच्चा वाला क्वेश्चन था, देखने के विषय में प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। उसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो सबसे पहला बात कि मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती में संचित रहता है रासायनिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। जब आप इसको जलाओगे तो ये उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये जब इसको आप जलाओगे तो ये बदलेगा उष्मा ऊर्जा में, गैसीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा, तीनों रूप में ये चेंज हो जाता है। मोमबत्ती में पहले से कौन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा से वो बदल जाता है उष्मा ऊर्जा में, गैसीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में। तो देख लेते हैं ऑप्शन मेरा है क्या। तो जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा तो मोमबत्ती में है नहीं। ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ही बदल देता है। ठीक है बच्चों, इस तीनों में से कोई ऑप्शन रहता है कि रासायनिक ऊर्जा से वो बदलता है उष्मा ऊर्जा में, गैसीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, 12 का बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत भाग बल की तुलना में कम हो जाता है। तो एक तुलना में हो जाता है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर है मेरा 13। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए सपोज मान लो एक विद्युत सेल, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये होता है पॉजिटिव
ये होता है नेगेटिव, और इसमें एक होता है प्रतिरोध, इसको हम मान लेते हैं R, छोटा r मान लो, प्रतिरोध को R। ये इसमें एक वोल्ट लगा होता है या विभवांतर उत्पन्न होगा। ये हम कह सकते हैं, क्या सब समझ लो कि E बराबर होता है वाहक बल, विद्युत वाहक बल, R इक्वल टू होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। I का मतलब मान लो कि इसमें हम विद्युत धारा I प्रवाहित करें इस सिरे से, तो I इक्वल टू होता है विद्युत धारा, और V इक्वल टू मतलब विभवांतर जो उत्पन्न होगा, V इक्वल टू होता है विभवांतर, V इक्वल टू होता है विभवांतर। तो हम जानते हैं जैसा कि E इक्वल टू विद्युत वाहक बल इक्वल टू होता है V प्लस I इंटू R, V प्लस I इंटू होता है विद्युत वाहक बल बराबर। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान अधिक है, विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। हमसे पूछा कि विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल E और विभवांतर की तुलना में, तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर V बराबर सूत्र निकालोगे तो V बराबर हो जाएगा, E पहले से इस तरफ है E, ये IR को इस तरफ आप लाइएगा तो माइनस IR। कहने का मतलब है कि विभवांतर की तुलना में विद्युत वाहक बल की तुलना में विभवांतर में विद्युत धारा का मान कम गया, विभवांतर की तुलना में आई में सब घटा रहे, यहाँ बढ़ा। अगर विद्युत वाहक बल का पूछेगा तो यहाँ बढ़ा, और यहाँ विभवांतर की तुलना में इसका मान कम गया। तो सॉरी, ये विद्युत वाहक बल की तुलना में विभवांतर का मान जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा मेरा अधिक कम दुगुना, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कमेगा। देख लिए, कमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन 14 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि ये प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध दो क्रमों में जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो क्रमों में जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब एक सीरीज में, जैसे मान लो ये दो प्रतिरोध जोड़ा गया जिसको हम R1 और इसको लिख देते हैं R2। इसमें मान लो कि 2 ओम की प्रतिरोध है और यहाँ 4 ओम की प्रतिरोध है, तो आप श्रेणी क्रम का अगर प्रतिरोध निकालोगे तो R इक्वल टू, जैसा कि आप लोग पढ़े भी हो, R1 प्लस R2, 2 ओम प्लस में 4 ओम। यहाँ इसी का हो जाएगा मान 6 ओम। इसका प्रतिरोध हम निकालें तो इसका प्रतिरोध हो गया 6 ओम। अगर आप इसी का बात करोगे कि भाई उसको आप समांतर क्रम में जोड़ दो, तो समांतर क्रम का मतलब इसको मान लो R1, समांतर का मतलब ये क्रम, और इसको मान लो R2। ये 2 ओम है और ये जो है बुआ, ये जो है 4 ओम, इसको R2 आप ले लो। अब आप समांतर क्रम का प्रतिरोध निकालने के लिए आप इसका अनुपात लेते हो, जैसे 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का वैल्यू 2 ओम और R2 का वैल्यू हो जाएगा 4 ओम। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप बनाओगे, एलसीएम हो जाएगा 2 4 का एलसीएम 4 और 2 दूना 4, तो 2 1 2 प्लस 3/4 ओम। यहाँ इसका जब आप मान निकालोगे तो 6 ओम नहीं आएगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाएगा तो बढ़ेगा और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मान घटेगा। दो कंडीशन की, श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे किसी भी प्रतिरोध को तो उसका मान बढ़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम प्रतिरोधक को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन बी जो है मेरा राइट आंसर, बी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्लियर। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध कहते किसको हैं, जो विद्युत धारा का विरोध करे, किसी सेल में या किसी कंडक्टर में, किसी चालक में विद्युत धारा का जो विरोध करे उसको प्रतिरोध। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस छड़ का उपयोग होता है वह कौन सा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15,
तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे का उपयोग करते हैं। और नरम लोहा का उपयोग हम करते हैं किस चुम्बक को बनाने में? विद्युत चुम्बक को बनाने में। उसके बाद तांबा का उपयोग आप जान ही रहे हैं कि तांबा का उपयोग बर्तन बनाने में होता है। उसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों कि उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक बात है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और एक है हम लोगों का नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, समझ लो। और ये भी दोनों। नाभिकीय विखंडन होता क्या है? तो नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा परमाणु अन्य छोटे छोटे परमाणुओं में, दो छोटे छोटे परमाणुओं में बट जाते हैं, अन्य छोटे छोटे परमाणुओं में बट जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं उसको? नाभिकीय विखंडन। जैसे नाभिकीय विखंडन का मतलब मान लो कि कोई बड़ा परमाणु, भारी परमाणु, जैसे यूरेनियम का होता है 92, और ये परमाणु संख्या उसका परमाणु संख्या होता है 92, परमाणु संख्या होता है 235। ये जब टूटता है, जब इसका विखंडन होता है, तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक क्रिप्टॉन में और एक बेरियम में। एक क्रिप्टॉन में और एक बेरियम में। क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या होता है 36 और द्रव्यमान संख्या हो जाता है 92। बेरियम का परमाणु संख्या होता है 56 और द्रव्यमान संख्या हो जाता है 141। ये दो भागों में टूटा। अब इसके टूटने से नाभिकीय विखंडन में एक बात जान लो, नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन होता है कम ताप और कम दाब पर। नाभिकीय विखंडन की क्रिया जो होती है उसमें कम ताप और कम दाब की आवश्यकता होती है, जबकि नाभिकीय संलयन में अधिक ताप और अधिक दाब की आवश्यकता। हमारा आंसर जो हो जाएगा, कह रहा है कि किसमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है? तो नाभिकीय संलयन में उच्च ताप की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन कहते हैं किसको है? ये विखंडन है। नाभिकीय संलयन का मतलब कि वो छोटा छोटा परमाणु एक मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाएगा, एक भारी परमाणु बनाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे नाभिकीय संलयन। आंसर जो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। उसके बाद कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है सौर ऊर्जा। 17 सौर ऊर्जा माने देगा उसमें कौन छूटेगा? अल्लाह नहीं करेगा। 5 क्वेश्चन आपको। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहेंगे, और सौर ऊर्जा होता है सोलर सेल। सौर ऊर्जा सोलर सेल में, और सोलर सेल करता क्या है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करेगा। कैसा ऊर्जा प्राप्त करेगा? सौर ऊर्जा, और उसको बदल देगा विद्युत ऊर्जा में। तो आंसर जो हो जाएगा मेरा 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो होनी चाहिए वो होना चाहिए बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन ए है 150 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 12 से 14 किलोमीटर पर आवर, तो कोई ऑप्शन है नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। आपके मॉडल सेट्स के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये होना कितना चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर। सेल का विद्युत वाहक बल है। क्वेश्चन नंबर 19, सेल का विद्युत वाहक बल माने ई, कहते किसको है? विद्युत वाहक बल होता है बच्चों। सेल का विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन है कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो सेल आवेश पर किया गया कार्य को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो ई बराबर होता है W बट्टा में Q। W माने वर्क, Q माने आवेश। आवेश पर किया गया कार्य को ही हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। इसका आप मात्रक की बात करोगे तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो जे बट्टा कूलम को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट या 1 वोल्ट, अर्थात विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट। अब बात है कि क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 19 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से हम किसकी आपूर्ति होती है। तो घरेलू परिपथ में हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिजली का पूर्ति दो तरीके से होता है, एक एसी और एक डीसी, एक अल्टरनेट करंट और एक डायरेक्ट करंट। अर्थात हम लोग बोलेंगे कि दो तरीके से होता है किसी भी बिजली की आपूर्ति, एक एसी और एक डीसी। एसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा, डीसी को बोलते हैं विष्ट धारा। विष्ट धारा तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा जैसे घरेलू बिजली में हम लोग उपयोग प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर वाला धारा का उपयोग करते हैं, अर्थात एसी का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 20 का, ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण कहते किसको है, तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म से पड़कर 7 रंगों में बट जाती है, उसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण असंभव है। किसमें असंभव है, फाइबर में असंभव है। कांच में है, निर्वात में है, जल में है, फाइबर में है। तो किसमें असंभव है, तो फाइबर में। तो 21 का डी जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब फाइबर में वर्ण विक्षेपण की घटना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कि वायु में रखा कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आधार से दूर, आधार की ओर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, आधार की ओर मोड़ देता है। आधार की ओर मोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जिंक प्लस ऑक्सीजन किस प्रकार का, जिंक प्लस जेडेन प्लस ऑक्सीजन। रे कुत्ता है कार्य कर मैं हल्ला कर रहा है। जिंक प्लस ऑक्सीजन बनेगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड Zn प्लस O2 जिंक ऑक्साइड बनाएगा। संतुलित नहीं, आप संतुलित कर लो, संतुलित करिए, 2 से गुना कर लीजिए। अब ये देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों। ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन मिल रहा है तो कौन अभिक्रिया, ऑक्सीजन मिल रहा है तो अपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन निकलता तो उपचयन अभिक्रिया। बात समझना बच्चों, हाँ ऑक्सीजन अगर निकलता तो उपचयन, ऑक्सीजन मिल रहा है तो अपचयन। इसी को हम लोग कहते हैं अपचयन। ऑक्सीजन मिलेगा तो अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन मिलेगा था और निकलेगा था उपचयन अभिक्रिया। देखते हैं नंबर 23 मिलेगा बनेगा जिंक ऑक्साइड। संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर लेंगे। अब क्वेश्चन है हमारा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन मिलने की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, चाहे आप ऑक्सीकरण बोले चाहे आप इसी को बोले अपचयन, दोनों ऑप्शन में होता है। कभी कभी होगा क्या कि या ऑक्सीकरण लिखेगा नहीं तो अपचयन लिखेगा। तो ऑक्सीजन का मिलना कौन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन निकलता तो कौन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। चाहे इसी को हम बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण चाहे उपचयन किसको बोलेंगे, जब ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीकरण, अपचयन। तो हमारा ये राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी अपचयन। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपचयन। देख लेते हैं बच्चों, एक में ए ऑप्शन में है अपघटन अभिक्रिया, जान लेते हैं कि होता क्या है। बी में है हम लोगों का विस्थापन अभिक्रिया, और सी में है हम लोगों का बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया, और डी में है जो हम लोग का अपचयन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। देख लेते हैं कि अपघटन, विस्थापन, अवक्षेपण होता क्या है। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा परमाणु टूटकर बट जाता है, अलग अलग भागों में टूट जाता है। जैसे अपघटन का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे मान लो NaCl एक यौगिक है, अगर ये टूटेगा तो एक एनोड और एक कैथोड पे मुक्त होगा, टूट करके अलग अलग NaCl, Na में Cl में। तो टूटने वाली अभिक्रिया को, जब कोई बड़ा परमाणु छोटे छोटे परमाणु में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है कि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि किसी परमाणु समूह द्वारा किसी दूसरे परमाणुओं को विस्थापित कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 का बात करें, Fe मतलब लोहा और Cu का मतलब कॉपर, SO4 माने सल्फेट, कॉपर सल्फेट और लोहा। इसमें अगर बात करें तो अभी ये सल्फर जो है कॉपर के साथ है, लेकिन Fe आया, Fe को अगर इसमें आप मिलाओगे तो ये
सल्फेट को कॉपर से अलग कर देगा, सल्फेट को कॉपर से अलग कर देगा, बनाएगा FeSO4। तो ये हो जाएगा कौन अभिक्रिया बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जब किसी परमाणु समूह से किसी परमाणु द्वारा किसी परमाणु को अलग कर दिया जाता है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब जान ही रहे हो, अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में बचता है। तो ठोस के रूप में कोई पृथक होगा, अलग होगा, बचेगा, उसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि है क्या। तो राइट का 23 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। जिंक प्लस ऑक्सीजन को मिलाइएगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए NaHCO3, बी NH4Cl, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। समझते हैं बच्चों खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र। तो खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम 3 नाम से जानते हैं। इसको आप बोल सकते हैं, देखिए NaHCO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। तीनों बात अगर पूछे, जैसे होता क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने का सोडा कहते हैं। चाहे खाने का सोडा का सूत्र NaCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र NaCO3, तीनों एक ही नाम है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। Na2CO3 को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट, चाहे इसी को हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा, चाहे इसी को बोलते हैं धोबिया सोडा। इसी में अगर आप 10 भाग जल का मिला देते हैं तो ये हो जाता है धोने का सोडा, धोबिया सोडा। अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र है? तो धोने का सोडा का, या धमन सोडा का, या धोबिया सोडा का सूत्र है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही हो जाएगा NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों कि कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पाड़ा। कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पाड़ा। पाड़ा का होता है Hg, सिंबल होता है इसका पाड़ा का Hg, और ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव की अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का मतलब अक्रिय गैस, शून्य ग्रुप का मतलब शून्य समूह का मतलब अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है वो है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एक और बढ़ गया है नया जिसको हम लोग अनएक्टियम कहते हैं। अनएक्टियम में अक्रिय गैस की संख्या हो चुका है 7। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये सारा जो है ये जीरो समूह का, जीरो ग्रुप का तत्व होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा 26 का, जैसे ऑप्शन में एक में है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये जो है शून्य श्रेणी का तत्व है। क्लियर? ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।